अच्छा जी, तो हम जी शुरू करते हैं। वो हमारा भी एक इधर मासूम है ना, वो जंती ट्रूडो जो है, उससे हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, वो अब इतना जंती नहीं रहा लेकिन फिर भी जैसे माजिद भाई का वो नीले जैसे प्यार ही बड़ा है, हमारा भी जंती से प्यार ही बड़ा है हैं। नीले जे माजिद भाई, हाँ नीले जे मैं तो वो गल ही नहीं कर रहा। अच्छा जो ठीक, मैंने तो वैसे ही आज से मैं चुप हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने तो वैसे ही जिक्र किया नीले, मेरा वीक पॉइंट है। जिस तरह अगलों ने ठुड्डा मार के उनको निकाला है, आपका वीक पॉइंट ही होना चाहिए। बड़े ठुड्डे पड़े जी। हमने तो जी ऐसे ही कहा था, नीले जे का नाम लिया था। माजिद भाई वैसे ही सेंसिटिव हो गए, हमें पता नहीं है क्यों। हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था। ठीक है, हम तो जंती ट्रूडो की बात कर रहे थे। अच्छा जनाब, आज आपको पता है कि थैंक्स गिविंग है, तो थैंक्स गिविंग में हाँ वैसे हमारी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट्स ओपन एंड व्हाट्स क्लोज। अच्छा जी, आज ट्रूडो साहब और हमारी जो गवर्नर जनरल है मैरी साइमन, उन्होंने बड़ा जी थैंक यू अदा किया है उनका। वो कहते हैं जी कि सीजन ऑफ हार्वेस्ट है और इसमें हम एक दूसरे के साथ जो है हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत बना रहा। जब तक पेंडेमिक भी रही तब भी हमने एक दूसरे का ख्याल किया। तो अब 2 साल हो गए हैं और 2 सालों में हमने कनेडियंस ने बता दिया कि वी हैव ईच अदर्स बैक्स। और इस मौके पे ये जो आज का थैंक्स गिविंग है, हमारी जो हैं वॉलंटियर्स, फूड बैंक्स वाले, चैरिटीज़ जो हैं, जो फ्रंट लाइन पे ह्यूमैनिटेरियन वर्कर हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन सबको, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन सबको हम थैंक यू बोलते हैं क्योंकि ये हमारे एवरीडे हीरोज़ हैं। इसके अलावा जो मैरी साइमन है गवर्नर जनरल, उन्होंने भी कहा जी कि हम तमाम फ्रंट वर्कर्स जो हैं, लाइन वर्कर्स जो हैं, उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि जिन्होंने हमारी वेल बीइंग के लिए, हमारी कम्युनिटीज़ की वेल बीइंग के लिए जो काम किए हैं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, नेबर्स हैं, लव्ड वंस हैं, सबको हम थैंक यू बोलते हैं। तो ये जनाब आज था। इसके अलावा जो ऑन्टेरियो के प्रीमियर हैं डकफोर्ड साहब, उन्होंने भी जी थैंक्स गिविंग की बहुत सारों को बधाइयाँ दी हैं। अच्छा जनाब, मेयर हैं उन्होंने भी दी हैं। अच्छा ये जनाब रोज़ ना कोई ना कोई स्कैंडल हमारे कनेडा का नाम वैसे हो जाना चाहिए कनेडा इंस्पायर्ड स्कैंडल। जैसे वो है ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वैसे तो हम इसको भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कनेडा ही कहते हैं, लेकिन इसका नाम जो है ना कुछ जो है ना स्कैंडल्स के साथ जुड़ता जा रहा है। अच्छा जी, आज का नया स्कैंडल क्या है? आज का नया स्कैंडल है जी, जो हमारे जो फॉर्मर इमिग्रेशन मिनिस्टर थे मार्को मेंडिसिनो, उनसे रिलेटेड ये कोई एलिगेशंस आए थे सामने, जो कि ये मीडिया के पास आए थे और उन्होंने कहा था जी कि इन्होंने शायद कोई जो फेडरल जज थे उनको शायद मिसलीड करने की कोशिश की थी। और जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, जो इन्होंने एक नाम चेंज किया था 2020 के अंदर और कहा था कि हम एक नया कॉलेज खोलेंगे और उसका नाम रखेंगे कंसल्टेंट्स ऑफ कैनेडियन रेगुलेटरी काउंसिल, उसको हम देखेंगे। और फिर इन्होंने कहा था जी फॉर्मली आज हम अनाउंस करते हैं कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स। तो ये हम इसको अब लॉ की शक्ल दे रहे हैं। लेकिन मीडिया कुछ जो था उसने वो जो अंडर होता है ना इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट जो जो एक्ट होती है, इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी एक्ट, उसके अंडर इन्होंने खासतौर पे जो ब्लैक लॉक रिपोर्टर वाले थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जब निकलवाए तो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने प्रेस रिलीज तो अपनी भेज दी और अनाउंस कर दिया कि हाँ जी हम इसको अब जो है डिक्लेयर कर रहे हैं कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स एक्ट जो है दिस हैज़ कम इनटू फोर्स। लेकिन एक्चुअली जब इन्होंने अनाउंस किया था तब वो फोर्स में नहीं आया था, वो बहुत लेटर ऑन जाके हुआ था। लेकिन इन्होंने फेडरल जज को कहा कि जी ये हमने फॉर्मली फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि ये जी एक्ट बन गया। अच्छा, इस चीज के ऊपर जो अब एनडीपी उछल पड़ी। एनडीपी के जो इमिग्रेशन क्रिटिक थे जेनी क्वैन, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर तो फिर इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं जी कि इमिग्रेशन के नए फॉर एग्जांपल लॉज आ गए हैं या एक हमने प्रॉपर कॉलेज खोल दिया है उसके अंडर इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स एक्ट जो है, और वो था ही नहीं इन प्लेस, तो ये तो फिर लोगों के साथ मजाक करने वाली बात है और हत्ता के कोर्ट को भी मिसलीड किया है। अच्छा, अब मार्को मेंडिसिनो जो हैं वो इस बात को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसमें हमने कोई गलती नहीं की है। उनके ऑफिस से आज ये बात सामने आई है, उनके जो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस हैं एलेक्स कोलन, उन्होंने कहा जी ये ह्यूमन एरर था उसके अंदर, ये जो डेट्स थी उसका ह्यूमन एरर था इसके अंदर, इसमें उसकी कोई मिनिस्टर की बदनीयती शामिल नहीं थी। लेकिन अब इसके ऊपर बेतहाशा बड़ा जो है ये हंगामा खुल गया है और वो कह रहे हैं जी कि अब इसके ऊपर एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स की जो इमिग्रेशन कमेटी है उसकी एक अर्जेंट मीटिंग नेक्स्ट वीक बुलाने की ज़रूरत है।
तो अब पता चलेगा जी कि ये असल में हुआ क्या है। पुलिस जी नायग्रा फॉल्स में बुलाई गई थी कि उनको बताया गया था विटनेसेस ने वहाँ पे कि कोई 2 यंग बच्चे जो हैं उन्होंने एक फायर ट्रक जो है जो कि बड़े अरसे से डीकमीशन यानी कि यूज में ही नहीं था, वो यूज में ही नहीं था, उसको चुराया वहां पे बकलीज क्रेसेंट से को ला के वहां पे खड़ा कर दिया एन रोड के बीच में खड़ा कर दिया और फिर उसके बाद वो खड़ा करके वो भाग गए। अच्छा, पुलिस को जब बुलाया गया तो उन्होंने कोई ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दी उन बच्चों की, बस एक के बारे में कहा जी कि कोई रेड जैकेट पहनी हुई थी और पीछे उसके बैग था, तो और कुछ भी नहीं था। तो वो जो ट्रक है उसमें जो पैसेंजर साइड है उस पर काफी डैमेज आया हुआ है, पैसेंजर साइड की जो विंडशील्ड है उस पर डैमेज है, पैसेंजर साइड का जो मिरर है और वो जो ड्राइवर साइड का जो डोर है तो वो उसको खुला हुआ था, वो खुला हुआ उनको मिला। और बाकी तो ये काफ़ी इनको यहाँ पे मुश्किल करनी हुई क्योंकि काफ़ी ये बड़ा है, ये फायर ट्रक था तो काफ़ी बड़ी टो जो है वो मंगवानी पड़ी पुलिस को और फिर वो बुला के और वो साइड से पे करना पड़ा उनको। हैरत की बात ये है कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया और किस तरीके से लेके चले गए और वो कैसे लेकर इस जगह तक लेकर वो आ गए। तो ये बड़ी हैरत की बात है। तो पुलिस अब इनको बच्चों को जो है वो ढूंढ रही है, यंगस्टर हैं कहते हैं, तो अब पता चलेगा कि इन्होंने क्यों किया, कैसे किया। बस थ्रिल्स है ना बच्चों के भी उल्टे किस्म के। अच्छा जनाब, हाई इन्फ्लेशन तो हम बड़े दिनों से कह रहे हैं कनाडा के अंदर है, कनाडा के अंदर अब वो भी आ गई है, इन्फ्लेशन भी आ गई, इन्फ्लेशन तो है ही है, रिसेशन भी आ गई है। ये आज डलहौजी यूनिवर्सिटी के जो एग्रीकल्चरल फूड एनालिटिक्स लैब सर्वे है उसने कहा है कि बहुत सारे कनेडियंस जो हैं अब अपने ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं और बहुत सारे अपने मील स्किप कर रहे हैं, बहुत कम चीज़ें खरीद रहे हैं ग्रोसरी स्टोर से। बहुत सारे लोग तो ब्रेकफास्ट ही नहीं खा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लोथ्स नहीं जो हैं वो खरीद रहे हैं और चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं। कुछ लोग जो हैं अब चूंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो बेचारे मोटे कपड़े पहन के अपने घर में बैठे रहते हैं ताकि उनको हीटिंग ना चलानी पड़े। तो वो कहते हैं जी, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ डलहौजी ने जो किया है सर्वे, वो कहते हैं 23.6% जो हैं वो अपने फूड को कट कर रहे हैं। लास्ट ईयर उनका कहना था कि 8.2% ने हमें कहा था कि हमको अपने डाइट प्लान्स चेंज करने पड़े थे टू सेव मनी एंड 7.1% जो थे वो मील स्किप कर रहे थे। तो अब ये जो रेशो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और लोगों के पास ना तो जॉब्स हैं ना तो उनके पास जो हैं चीज़ें खरीदने के लिए पैसे हैं। ते ट्रूडो साहब ਅਸੀਂ फिर कह रहे हैं जी यूक्रेन का पिछा छोड़ो। IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने भी आज कह दिया कि भाई रिसेशन आ रहा है। हाँ नहीं आ नहीं रहा, आ चुका है। तो हम कह रहे हैं, हम ट्रूडो साहब को कह रहे हैं, पाया ने जो आपका प्यार है ना यूक्रेन से ये बड़ा अब फेटल होता जा रहा है, ये आप छोड़ें, अपने लोगों पे पैसे स्पेंड करें, उनको भी ज़रूरत है। तो ऐसे है जनाब, तो ये हालत है। अच्छा जी, आज जो है जो जितने बड़े अखबार थे या जो भी मीडिया चैनल्स थे वो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी खबर चल रही थी वो जो रशिया ने एक मैसिव अटैक किया, इसका भी हम बहुत दिनों से कह रहे थे माजी भाई, आपको याद है कि अभी तक रशिया जो है बड़े प्यार मोहब्बत से इनके साथ चल रहा है, अभी उसने मैसिव अटैक किया नहीं है, वो करेगा किसी स्टेज के ऊपर। तो अब ये हमने बड़े दिन पहले कहा था और एग्जैक्टली दिस हैज हैपेंड और उसने बहुत बड़े स्केल के ऊपर यूक्रेन के ऊपर अटैक्स किए हैं। खासतौर पर वो जो एक ब्रिज था जिसके के बारे में रशिया कह रहा है कि उसके ऊपर इन्होंने अटैक यूक्रेन ने किया है। वो ब्रिज जो था क्रीमियन पेनिनसुला और रशिया को ज्वाइन करता था। तो पुतिन साहब ने कहा है कि इसको हमने इसलिए अटैक किया है क्योंकि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में अब यूक्रेन इन्वॉल्व है, इन्होंने हमारे पे अटैक किया तो हमने काउंटर अटैक किया उस पर। तो अच्छा, ये जो काउंटर अटैक रशिया का किया है इसमें 11 लोगों की डेथ हो गई है और जो यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्होंने कहा जी 64 पीपल हैव बीन वुंडेड। और इसके अलावा पुतिन साहब ने कहा है जी कि अगर हमारी सिक्योरिटी को थ्रेटन करने की कोशिश की यूक्रेन ने या हमारे ऊपर फर्दर अटैक्स किए तो आने वाले दिनों में हम इन अटैक्स को और बढ़ाएंगे। आज पुतिन साहब जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर रहे थे। तो ये तो नजर ही आ रहा था कि वो कोई इतना ज्यादा जो है फुल फ्लेज तो वो जा ही नहीं रहे थे वॉर के अंदर, बहुत हौले हौले चल रहे थे। तो अब उन्होंने कहा जी कि अब हम इनको सीधा करेंगे। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, जाहिर है कि ज़ेलेंस्की साहब, उनको इस चीज़ पर बड़ा गुस्सा है। उन्होंने आज अपने टेलीग्राम अकाउंट पे कहा है कि जी ये जो रशिया है ये हमको डिस्ट्रॉय कर रहा है और हमको फेस ऑफ द अर्थ से वाइप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूँ, ज़ेलेंस्की साहब ये आज कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा जी मैं सब लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपने बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर रहें। और कॉमन मैन जो है वो इस वक्त चल के जा रहा था, उस वक्त सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग को उसके ऊपर रशिया ने अटैक्स किए हैं और 2 चीज़ों पर रशिया अटैक कर रहा है। ज़ेलेंस्की साहब का कहना था एक तो हमारे एनर्जी फैसिलिटीज़ पे कर रहा है और दूसरा हमारे लोगों पे कर रहा है, हमारे लोगों की मोरल डाउन करने के लिए।
तो ये जो है नहीं होएगा। मैं लोगों से कहता हूं कि प्लीज़ अभी भी जो है ना बेयर विद अस और हमारे साथ जो है ये खड़े रहें और फाइट करें इस चीज़ को। इस पे अब दुनिया सारी का भी बड़ा रिएक्शन आ गया। ये जो मैसिव अटैक अब रशिया का आया, प्रेसिडेंट ऑफ EU पार्लियामेंट जो है उन्होंने इस अटैक जो है उसको बड़ा सिकनिंग किया और उन्होंने कहा कि इनका दिमाग ख़राब हो गया है। EU के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने भी कहा है कि ये तो वॉर क्राइम्स के अंदर ये अटैक्स जो हैं आज रशिया के आते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुतरस, उन्होंने भी कहा है कि मैं बड़ा शॉक्ड हूं ये सारे देख के। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन जो हैं उन्होंने अपने जो यूक्रेनियन काउंटर पार्ट हैं डिमिट्रो कुबेला उनसे बात की और उनको कहा जी पायना सी थोड़े पीछे खड़े हैं जी, हम आपके साथ खड़े हैं। वी आर रीइटरेटिंग आवर सपोर्ट वंस अगेन, US सपोर्ट फॉर यू, और हम आपको इसी तरह असला भेजते रहेंगे, आप लड़ो मरो, है जी, ना हम आपके साथ खड़े रहेंगे। G7 जो है जी अब इस सिलसिले में कल जो है वो बैठेंगे। G7 कंट्रीज जो हैं कल वो इसके ऊपर टॉक्स जो हैं वो होल्ड करेंगे। मीनवाइल नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने भी इनको बड़ा हॉरिफिक और कहा है स्ट्राइक्स को, और कहा है कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए कि ये जो है सिविलियंस के ऊपर किया गया था, बिल्कुल गलत है। UK के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जेम्स कैवरली, उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल हैं स्ट्राइक्स, ये होने नहीं चाहिए थे। मैक्रोन साहब जो हैं उन्होंने आज फ़ोन किया था, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब को आज फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था जी कि हम बिल्कुल आपके साथ जो है मिलिट्री एड आपको देते रहेंगे, आई प्रॉमिस यू। और इसके अलावा जो हमारी कनाडा की जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं मेलानी जोली जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये बड़े हॉरिफाइंग थे और ये बिल्कुल वॉर क्राइम्स इनको कहा जा सकता है। इस बीच में चाइना जो है उसने कहा है कि भाई डी एस्केलेशन की तरफ आप दोनों चलें, ये इतनी ज़्यादा लड़ाई जो है उसके अंदर भड़काव पैदा ना करें। तो अब देखेंगे क्या होता है। बेलारूस के अंदर भी चीज़ें जो हैं बहुत चेंज हो रही हैं। बेल्टा न्यूज़ एजेंसी जो उनकी है, उन्होंने आज कहा है कि प्रेसिडेंट जो लुकाशेंको हैं उन्होंने जो है आज अनाउंस किया है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनके साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा है लुकाशेंको साहब ने कि हम अब जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स हम जो है वो कायम करने लगे हैं, क्योंकि ये वॉर जो है अब बेलारूस के बॉर्डर्स पे आ गई है और हम जो हैं अब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो यूक्रेन है हो सकता है कि बेलारूस के ऊपर नेक्स्ट अटैक्स करना शुरू करे रशिया को सताने के लिए, तो इसलिए अब हम अपने ट्रुप्स जो हैं बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम बड़े आज उन्होंने खराब वर्ड्स यूज़ किए हैं यूक्रेन के लिए। उन्होंने कहा कि बेलारूस मस्ट प्लान इन एडवांस टू काउंटर ऑल काइंड्स ऑफ स्काउंड्रल्स। तो ये उन्होंने कहा है उनके बारे में, और उन्होंने कहा है कि ये अननेसेसरीली बेलारूस को जो है ड्रैग कर रहे हैं इस वॉर के अंदर। तो हम जो हैं अब जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स अपनी शुरू कर रहे हैं रशिया के साथ, ताकि हमारे मुल्क के अंदर कोई ना एंटर हो सके। रॉयटर्स की आज ये खबर है जी, और देखो ना वड्डे वड्डे मुल्कों दियाँ वड्डियाँ वड्डियाँ कंपनियाँ की कर दियाँ। अब देखें फाइजर के ऊपर कितने एलिगेशन आ गए। फाइजर के ऊपर जनाब एलिगेशंस ये आए हैं कि ये इनके जो CEO हैं अल्बर्ट बुरेला, उन्होंने ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो वैक्सीन की डील की थी फाइजर ने, वो टेक्स्ट मैसेजेस पे की थी। अच्छा जी, अब ये कैसे हुआ? रॉयटर्स की तो ये खबर आज आई है। कुछ अर्सा पहले ये खबर कैसे बाहर आई कि जो यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन की जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने कहा था, और ये इन्होंने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया था उसमें इन्होंने अप्रैल 2021 में कहा था कि फाइजर के CEO के साथ मैंने कुछ टेक्स्ट जो हैं वो एक्सचेंज किए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो EU को कमिट करेंगे 900 मिलियन फाइजर बायोनटेक की शॉट्स, और इसके साथ एडिशनल 900 मिलियन शॉट्स वो खरीद सकेंगे। उसके ऊपर जो है ये सारे टेक्स्ट इन्होंने कहे। तो जब न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर आई तो इनके ऊपर भी बात आ गई कि भाई आपने टैक्स के ऊपर कैसे ये वो कर लिया। तो उन्होंने कहा यूरोपियन कमीशन को कि भाई आप ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है ये रिवील कर दें। यूरोपियन कमीशन ने कहा हमारे पास तो वो टेक्स्ट है ही नहीं। अब जब उन्होंने ये कहा तो लोग और भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि यानी ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स जो हैं ये SMS मैसेजेस के ऊपर हो रही हैं, और ये कैसे हो रही हैं? तो इसका मतलब है कि आप किसी एक खास कंपनी को आप प्रेफर कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये तो फिर उसका क्वेश्चन आ गया ना कि भाई अगर आपके साथ वो इतना क्लोज है कि आपको SMS भेज रहा है मैसेजेस और उसके ऊपर आप उसको अप्रूवल्स दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी वो बात है। तो बहरहाल तो आज जनाब वहाँ पे उन्होंने ये बड़े उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि आप सामने आए। तो एज अ रिजल्ट जो
फाइजर के प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट मार्केट्स हैं जनीन स्मॉल, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल गलत है, ये कोई ऐसी हमारी वो जो है एसएमएस के ऊपर नहीं हुई थी, हमारा एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट इफ नीड भी हम वो सामने लेकर आएंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट ये सारी डील्स जो थी यूरोपियन यूनियन के साथ हुई थी। ये टेक्स्ट मैसेजेस पे कोई नहीं हुई और ना ही हमारी कंपनी का कोई सीईओ जो है वो इतना इस तरह का है कि जी वो टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स करेगा। तो ये बिल्कुल जो है हम ये गलत है सारी बात, तो ऐसे नहीं है। बहरहाल जी अब ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी है जी इसको पब्लिश करें, फिर आप चीज़ को सामने लेकर आए तो पता चले कि भाई ये जो सारे यूरोपियन यूनियन वाले फाइजर बायोनटेक कर रहे थे तो ये मतलब है इसके अंदर कोई प्रेफरेंस फिर शो की गई थी, क्योंकि बाकी भी बहुत सारी कंपनीज थी जो कि बना रही थी, तो बाकियों को फिर वैसे ही आप कह रहे थे कि उनकी ठीक नहीं है मॉडर्ना को छोड़ के, तो क्योंकि मॉडर्ना तो अमेरिकन मेड थी तो उसको शायद तो इस तरह। वाशिंगटन पोस्ट की जनाब आज एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो है बाइडन साहब की रेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आना शुरू हो गई है। वो कहते हैं जी कि हमने 2-3 मेन जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर इनको ट्रैक किया बाइडन साहब को, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं, तो उसके ऊपर अच्छा या बुरा असर जो है पड़ सकता है इनकी रेटिंग्स का। तो वो कहते हैं जी कि पहला ड्रॉप उस वक्त हुआ था जिस वक्त बाइडन साहब ने अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस जो हैं बिल्कुल ऐसे हैप्पैजर्डली वापस बुला ली थी। अमेरिकन्स वर सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉर इन इराक एंड अफगानिस्तान, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि इस तरह के हैप्पैजर्ड तरीके से आए, तो बहुत ही पुअर एग्जीक्यूशन थी, तो उसकी वजह से पहली दफ़ा डिप आया था इनकी उसके अंदर। दूसरी दफ़ा जब इन्होंने फॉल 2021 में इन्होंने एक क्लाइमेट प्रोटेक्शन बिल कांग्रेस को कहा था पास करने के लिए और वो उसने पास नहीं किया था, तो उस पे भी इनकी फिर और नीचे आ गई थी। उसके बाद जो है इन्फ्लेशन आ गई, गैस प्राइसेस ऊपर चली गई, तो इवन ट्रेडिशनल डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने भी अपना फेथ लूज कर दिया। अच्छा, वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि जी इन सारी चीज़ों के बावजूद अब आने वाले दिनों में क्या हुआ है, आने वाले दिनों में ये हुआ है कि जो बाइडन साहब हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग जो थी वो 38% पे चली गई थी, और सिर्फ यानी कि 38% इनको पसंद करते थे, 57% बॉट जो थे इनको डिसअप्रूव इनकी जो है लीडरशिप को करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अचानक एकदम फिर से गैस की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, अमेरिका में इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3.5% है, तो अब फिर ये हौले हौले इनकी पॉपुलैरिटी ऊपर जानी शुरू हो गई है। तो बहरहाल वो कह रहे हैं जी कि ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के कभी एकदम कभी ऊपर जा रही है पॉपुलैरिटी, कभी नीचे आ रही है, या तो ऊपर ही रहती है या नीचे रहती है। तो ये इनकी बहुत जो है स्विंग ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है बहुत ज़्यादा। यूनाइटेड नेशंस ने और रेड क्रॉस ने जनाब आज एक रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने आज फिर से एक दफ़ा से बात की है कि अगर आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम ना किया तो इस अर्थ पे रहना जो है बिल्कुल अनबियरेबल हो जाएगा। उनकी आज जो रिपोर्ट आई है उसका हेडिंग जो है वो है एक्सट्रीम हीट प्रिपेयरिंग फॉर हीट वेव्स ऑफ फ्यूचर। वो कह रहे हैं जी ये हीट वेव्स जो हैं एशिया और अफ्रीका में इतनी बेतहाशा अगली सदियों में आने वालियों में बढ़ जाएंगी कि लाइफ अनसस्टेनेबल हो जाएगी। 38 हीट वेव्स जो हैं उनसे ऑलरेडी 70,000 लोग वर्ल्ड वाइड मरे थे 2010-2019 के बीच में, और इसमें और भी लोग ऊपर जाएंगे, और उसके बाद से जो है ये डेथ्स कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही हैं, और अगर एक्सट्रीम वेदर रहा तो ये डेथ्स 410,000 से ऊपर को टच करेंगी सिर्फ हीट से, सिर्फ हीट की वजह से। उन्होंने कहा जी कि जो ग्लोबल वार्मिंग लिमिट है वो हम कह रहे हैं कि आप दुनिया की 1.5 डिग्रीज रखें, यानी कि सेल्सियस रखें, यानी कि 2.7 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के पास आप रखें। इससे अगर ऊपर गई, खास तौर पे ये साहिल साउथ और साउथ वेस्ट एशिया के एरियाज में, तो लोगों की जो है डेथ्स की तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, इट्स अ रियल थिंग, और आपको इसके ऊपर जो है कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, अमेज़ॉन, आपको पता है ये भी बड़ी ज़बरदस्त सिएटल बेस्ड अमेरिकन कंपनी है। अमेज़ॉन के भी क्या कहने हैं, बढ़ती चली जा रही है, हैं जी। अब इन्होंने कहा जी कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $972.1 मिलियन ऑन इलेक्ट्रिक वैन्स टू वर्क अक्रॉस यूरोप। वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास इस वक्त जो हैं 3000 के पास जो हैं गाड़ियां हैं जो यूरोप में सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीवर करती हैं हमारे अमेज़ॉन की। अब हम उसको बढ़ाएंगे 10,000 तक,
10,000 इलेक्ट्रिक कार्स हमारे पास होंगी 2025 तक, क्योंकि हम और जो हैं इसमें खरीद रहे हैं। इसके अलावा हम 1500 इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी खरीद रहे हैं और यूके के अंदर भी हम जो है इसकी तादाद बढ़ा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन में भी, ताकि तमाम फैसिलिटीज़ के ऊपर ये आराम से पहुंच सके और विद इन आवर्स जो हैं चीज़ें पहुंच जाएं। और इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि हम बहुत सारे फास्ट चार्जर्स भी लगा रहे हैं अपनी तमाम यूरोपियन फैसिलिटीज़ पे, ताकि जो है विद इन ये मिनट्स जो है ये चार्ज हो जाए और फिर 2 घंटे तक एटलीस्ट जो है हमारी गाड़ियाँ चार्ज रहें। तो ये अब मैसिव तरीके से जो है एक्सपेंशन और कर रहे हैं। ईरान के ऊपर में जी जनाब वो जो लेडी जिसकी डेथ हो गई थी बच्ची की 22 साल की उम्र की, उसके ऊपर अभी भी प्रोटेस्ट ईरान में चल रहे हैं। महसा अमीनी जो थी उसने हिजाब नहीं पहना था ईरान में और उसकी वजह से मोरालिटी पुलिस उसको पकड़ के ले गई थी और इन्होंने फिर अलेज किया था कि मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में इसकी डेथ हुई है। ईरान की गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। बहरहाल जी ये जो मैसिव क्रैकडाउन कर रही है गवर्नमेंट एक तरफ, दूसरी तरफ जी मैसिव जो हैं वो कॉन्स्टेंटली क्रैकडाउन के अगेंस्ट जो हैं वो प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और सारी दुनिया जो है उससे भी कॉन्डेमनेशन आ रही है। ईरान कह रहा है कि जो हमारे दुश्मन है खासतौर पे यूएसए, ये इन चीज़ों को भड़का रहे हैं और इनको बढ़ावा दे रहे हैं। और जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो कहते हैं जी अब तक इसके अंदर जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं, सैकड़ों लोगों की डेथ हो गई है। ईरान की गवर्नमेंट कहती है लोगों की अगर डेथ है तो 20 जो हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदों की भी डेथ हुई हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस फैली हुई हैं वो यही दिखा रहे हैं कि हाई स्कूल की जो बच्चियां हैं और यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली टीयर गैस और क्लब्स मारे जा रहे हैं, मगर फिर भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिर भी वो सड़कों के ऊपर हैं और वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और वो कह रही हैं कि अब हम हिजाब नहीं पहनेंगे। तो ये जनाब जो हैं चीज़ें ईरान के अंदर ज़रा ज़्यादा ही खराब होती जा रही हैं, हाँ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, डंडे तक उनको लड़कियों को मार रही है लेकिन वो रुक ही नहीं रही हैं, वो सब अब बाहर आई हैं। वो कहती है बस इनफ इज़ इनफ, अब कोई हमको हेड वेड नहीं कवर करना है। इंडिया के अंदर आज ज़रा थोड़ा सा अफसोस का और शोक का माहौल रहा, क्योंकि बहुत ही उनके पुराने एक जो मिनिस्टर हैं मुलायम सिंह यादव साहब, उनकी डेथ हो गई थी और उनकी 6 वीक से वो हॉस्पिटल के अंदर थे, काफ़ी बीमार थे। 82 ईयर्स उनकी एज थी और 3 दफ़ा यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे थे। सबसे पहले ये 20 साल के ही थे अभी, तो जब ये पॉलिटिक्स में आए थे 1989 में पहली बार यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे। इनको प्यार से नेताजी कहा जाता था और नेताजी सेकंड टाइम 1993 में यूपी के चीफ मिनिस्टर बने और इनको बहुत ज़्यादा मुसलमानों की तरफ से मिली थी, सहायता मिली थी कि इन्होंने जिस वक्त अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद को, जो 16th सेंचुरी मॉस्क थी, उसको जब डिमोलिश किया गया था हिंदू राइट विंग मॉब ने, तो उसके में ये मुसलमानों के साथ खड़े रहे थे। और इनकी जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, वो काफ़ी मुसलमानों के लिए एडवोकेट करती रही कि उन्होंने गलत किया जो उनकी मस्जिद को गिराया है। और काफ़ी इनको, क्योंकि यूपी के अंदर वैसे भी मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो उसमें ये इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। जो कोलिशन गवर्नमेंट आई थी 1996 1998 में, उसमें, और फिर तीसरी बार ये चीफ मिनिस्टर यूपी के बने थे 2003-2007 में। तो बहुत लंबा इनका पॉलिटिकल करियर था। तो आज वहाँ पे लोगों ने काफ़ी शोर का, मतलब है शोक का और बड़े अफसोस का इजहार किया इनकी डेथ के ऊपर। द प्रिंट की आज एक स्टोरी है जी, और ये जो है ये फिर से चीज़ें भड़क गई हैं बीजेपी और आप के बीच में, यानी कि आम आदमी पार्टी के बीच में। हुआ क्या है कि उनके एक जो लीडर हैं उन्होंने मोदी जी को कह दिया है नीच आदमी कह दिया है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जो इनके गुजरात के जो आम आदमी पार्टी के स्टेट यूनिट चीफ हैं गोपाल इतालिया, उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो हैं बहुत ही नीच हैं और उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं और इस तरह से जो है वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके ऊपर अब बीजेपी जो है वो बड़ी भड़क गई है। उन्होंने कहा, जो बीजेपी के लीडर हैं संपित बत्रा, उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल और ये जो इसके जो बंदे हैं वो ये सही नहीं कर रहे हैं और ये केजरीवाल भी वही ज़बान बोल रहा है जो किसी ज़माने में कांग्रेस के लीडर मनीशंकर अय्यर ने किया था और उसने भी मोदी जी को नीच इंसान बोला था। फिर उसके साथ हुआ क्या कि जब उन्होंने ऐसी गंदी शब्दावली यूज़ की तो वो गुजरात के अंदर जो हैं वो हार गए थे। तो इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने भी वही अब कर लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब जो हैं वो अक्सर कहते रहते हैं कि जो है मोदी जी एक कावर्ड है, साइकोपैथ है, शेमलेस डिक्टेटर है, एक डिजीज़ है जिसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। तो अगर लीडर जो किसी पार्टी का ऐसी गंदी ज़बान बोलेगा तो उसके जो मानने वाले हैं वो भी यही बोलेंगे। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि जैसे
कांग्रेस का सफाया हो गया था गुजरात से मोदी जी के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करने पे, तो इसी तरह इनका भी अब आम आदमी पार्टी का भी सफाया हो जाएगा यहां से गुजरात से। तो ये जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप इस तरह से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, और ये आप जो है हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको आप गाली दे रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को आप नहीं दे रहे हैं। तो ये अब काफ़ी चीज़ें और जो है भड़क गई हैं। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने अपनी पार्टी डीएमके को कहा है कि बीजेपी इलेक्शंस में किसी भी हद तक गिर सकती है, लेकिन हमको पूरी 40 लोकसभा की सीट्स जो तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर हैं 2024 के इलेक्शंस जो आ रहे हैं उसके अंदर जीतने की जरूरत है। वो कहते हैं हम उस लेवल पे नहीं गिर सकते हैं जिस पे कि बीजेपी गिर जाता है, क्योंकि ये हमारे खिलाफ जो हैं वो र्यूमर्स फैला रहे हैं और ये लोगों को हमारे खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो अब बिल्कुल ही ब्रेथलेस हो गई है तमिलनाडु में, क्योंकि लोग जो हैं वो रिलीजन के बेस के ऊपर यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमने 100 साल से अपने बच्चों को तालीम लेने के तरफ लगाया था, लेकिन इनका जो संतना धर्म फोर्सेज हैं इनकी, वो कह रही हैं कि नहीं नहीं तुमको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने एक ड्रेविडियन मॉडल लाया था कि जिसमें औरतों को इक्वल राइट्स दिए थे। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं औरतों को किचन में ही काम करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो कह रहे हैं जी अगस्त 2018 में जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ डीएमके, तो इनको जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया था हमने उसी वक्त से यहाँ पे काम करना शुरू किया था। तो तमिलनाडु के अंदर इनको रूट्स पकड़ना जो है ज़रा मुश्किल लेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी पार्टी को कहता हूँ कि आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट प्रेपरेशंस टू विन ऑल 40 लोकसभा सीट्स। पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं जी वो आज थर कोल प्रोजेक्ट के अंदर का इनऑग्यूरेशन कर रहे थे, और इस मौके पे उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये बड़ा ही गेम चेंजर होएगा। और उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर $6 बिलियन लगाए हैं, और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि इतना बड़ा खजाना हमारे मुल्क में है यानी कि कोल, और उसका जो है उस रिजर्व का हम कुछ फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि मैं वो जो विजिट पे आए हुए थे थर कोल माइंस ब्लॉक 2 के इनॉग्यूरेशन के लिए, उन्होंने कहा जी कि ये फ़ेज़ 2 ऑफ सिंध एग्रो कोल माइनिंग को जो है ये अब जब तैयार हो जाएगी तो चीप एनर्जी देगी, क्योंकि बाकी दुनिया में जो फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और जो हम उधर से फ्यूल लेके जो अपने चलाते हैं ये एनर्जी के सोर्सेज, उसमें हमें बहुत नुकसान होता है। उसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है $24 बिलियन के करीब जो है लिक्विड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो उनसे हमारी जान जो है वो छूटेगी। और इसके अलावा फिर वो गए थर के जो इस्लाम कोट तहसील है वहाँ पे भी इन्होंने 330 मेगावाट का पावर प्लांट जो है वो जो बना रही है थर एनर्जी लिमिटेड, उसके अंडर जो बन रहा है, तो उसका भी इन्होंने इनॉग्यूरेशन किया। तो उस वक्त वहाँ पे उन्होंने ये सारी शहबाज शरीफ साहब ने बातें की। एक जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की टीम थी उनको कोर्ट ने कहा था कि ये जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के, इन्होंने कौड़ियों के दाम के ऊपर 4 साल पहले कुछ हाउसिंग एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स लिए थे, तो इनको पकड़ा जाए और इनसे वो प्लॉट्स जो हैं वापस लिए जाएं। तो जब ये पंजाब की एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट टीम जो है इस्लामाबाद में पहुंची, क्योंकि ये रावलपिंडी कोर्ट ने इनको कहा था, इंस्ट्रक्शन दी थी, तो ये लोग जिस वक्त इस्लामाबाद पहुंचे तो वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में इनको पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस थी उसके ऑफिशियल्स ने ना सिर्फ ये कि इनके साथ बदतमीजी की, इनको धिक्के दिए, धिक्के मार के बाहर निकाला, और कोई रिकॉर्ड भी नहीं किया इनकी एंट्री और इनका डिपार्चर। तो अब जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो पंजाब की ये टीम है वो कह रहे हैं जी कि अब हम इसको फिर से कोर्ट के पास ये लेके जाएंगे और इनको बताएंगे कि इन्होंने कितनी बदतमीजी की और फ्यूचर में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी उसका हम बताएंगे। मीनवाइल राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि मैं भी कोर्ट के पास जाऊंगा कि इस टीम ने बिला वजह रिकॉर्ड्स जो हैं वो टेम्पर किए हैं और 4 साल से कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने किया, मेरे खिलाफ जो है ये झूठ बोल रहे हैं। तो भाइयों ਨੂੰ पता नहीं सच की है ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅੱਜ सच ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। इमरान खान साहब ने कहा है जी कि ये जो हर रोज़ और हर चौथे दिन ये जो ऑडियो लीक्स होनी शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब है कि
ना तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस, कोई भी सुरक्षित नहीं है, यानी कि जो है वो गार्डेड नहीं है, क्योंकि हर कुछ सेफ नहीं है, क्योंकि हर कोई अगर लीक हो रही है, जो इनकी और इनके मिनिस्टर्स के बीच में जो बातचीत थी, या जो प्राइम मिनिस्टर और मरियम नवाज के और उनके मिनिस्टर्स के और उनके कैबिनेट के बीच बातें थी पिछले दिनों में, जितनी भी लीक्ड ऑडियोज आई हैं वो सारी की सारी जो हैं वो बातें हैं, खान साहब ने कहा कि जी जो कि पब्लिक को नहीं पता होनी चाहिए थी, उनको नहीं सुनना चाहिए था। ये कुछ बातें जो हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होती हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो मुझे पता होना चाहिए हमें कि जी ये कौन बग कर रहा है इन सबको। तो एज अ रिजल्ट हम कोर्ट्स में भी जाएंगे और उनसे कहेंगे कि एक जॉइंट JIT जो है उसको फॉर्म किया जाए, ताकि पता चल सके कि ये कॉन्वर्सेशंस कौन लीक कर रहा है और ये ऑडियोज़ जो है कौन लीक कर रहा है। तो अब देखेंगे जनाब क्या होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली थी जी PTI के जो लीडर है असद उमर साहब, और उन्होंने कहा था जी कि यहाँ पे सेक्शन 144 जो है उसको इम्पोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये रैलीज़ हैं वो अब इसके अंदर इस्लामाबाद में हमें होल्ड करने दें, क्योंकि आपको पता ही है कुछ दिनों से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं हकीकी आज़ादी का एक फिर से मार्च जो है इस्लामाबाद में करूंगा। तो आज इनको असद उमर साहब को बहुत डांट दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने। उन्होंने कहा जी कि ये मेरिटलेस किस्म के जो आप हैं वो लेकर मत आया करो चीज़ें, क्योंकि जो सेक्शन 144 है उसको अथॉरिटीज़ ने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इधर लगाया था, तो इसलिए ये जो हैं वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ और वो लगाई रहेंगी, और कोर्ट जो है वो इक्विप्ड नहीं है इन चीज़ों को हटाने के लिए। तो आप ये रहने दें इसको अपनी जगह पे। अच्छा जनाब, अभी जो करामतुल्लाह गौरी साहब जिन साहब का जिक्र कर रहे थे, कामरान तसौरी साहब जो कि MQMP से हैं, आज उन्होंने जनाब लिया है ओथ एज 34th सिंध गवर्नर आफ्टर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने इनकी जनाब अपॉइंटमेंट जो है उसको अप्रूव किया था। तो माशाल्लाह से अगर इनकी आपको रेपुटेशन पता ही है तो बस अल्लाह ही बचाए किस तरह के लोग अब हमारे हेड बन रहे हैं। बहरहाल जी यहाँ पे चीफ जस्टिस जो सिंध के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अहमद अली शेख साहब, उन्होंने इनको जो है एडमिनिस्टर किया था ओथ इस जगह पे। सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह वो भी थे, मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर्स सॉरी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे बहुत सारे, MQMP के लीडर्स थे, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहारुल हसन और बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे। और इस मौके पे तसौरी साहब ने कहा जी कि जो मुझे काम दिया गया है मैं उसको पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगा, हैं जी। और उसकी वजह यह है कि ये सीट खाली हो गई थी, जो इमरान इस्माइल साहब थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अप्रैल में, जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है उसको निकाला गया था उस वक्त, तो ये सीट वेकेंट थी, तो अब इनको बुलाया गया था। बहरहाल जी अब क्या इन्होंने काम कहाँ करना है सिवाय allegedly LM, अब LM किसके लिए स्टैंड करता है आप खुद सोचें, हैं जी। उसके अलावा लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जी उसने FIA की एक रिक्वेस्ट जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि लाहौर FIA ने कहा था कि ये जो PTI के फाउंडिंग लीडर हामिद ज़ुमान साहब हैं इनका हमको एक्सटेंड करने दें फिज़िकल रिमांड, ये काफ़ी बूढ़े हैं और इनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ऑलरेडी आपको दिया था जितना हम, तो अब उतने उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। 14 डे का जो जुडिशल रिमांड जो है वो हम बिल्कुल अब रोकेंगे, क्योंकि जितने दिन का आपको दिया था उसी में अगर इन्होंने कुछ कन्फेस करना था तो वो कर सकते थे। लेकिन इनको FIA ने कहा जी कोर्ट को कि हमको 12 दिन के लिए और एक्सटेंड करें, ताकि हमको पता चले कि ये जो इन्होंने फंड्स ट्रांसफ़र किए थे इंसाफ ट्रस्ट में और फिर वहाँ से इसको शिफ्ट किया था कम्युनिकेशन स्पॉट में और M ग्रुप में, तो उसके लिए हम पता करना चाहते हैं, बिकॉज ही हैज़ बीन चार्ज फॉर फोर्जरी, फ्रॉड एंड असिस्टेंस इन क्राइम। तो कोर्ट ने कहा कि उनकी सेहत देखते हुए हम आपको और एक्सटेंड नहीं करने देंगे इनका फिजिकल रिमांड जो है। तो अब FIA जोर लगा रही है, कोर्ट कह रही है नहीं, तो अब देखेंगे क्या होता है इस सिलसिले में। आज जनाब कल्लात का जो एरिया है बलूचिस्तान में, वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और उसके अंदर जो है काफ़ी लोगों की डेथ्स हो गई हैं, और ये डेथ्स जो है वो उसका टोल बढ़ भी सकता है। ये एक व्हीकल के अंदर लगाया गया था, वो उस गाड़ी के अंदर जो कि फ्लड विक्टिम्स के लिए रिलीफ गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही थी। कैन यू इमेजिन? और ये अपने आप को फिर मुसलमान कहते हैं माशाल्लाह से। तो जनाब उस गाड़ी के अंदर लगाया गया था जो कि फ्लड विक्टिम्स के पास रिलीफ गुड्स लेके जा रही थी। इसके अंदर एक जो है वो कल्लात से ही था, दूसरा जो था बेचारा लड़का सिंध से था।
तो अब वही जो पुलिस कहती है हमेशा कि जी हम इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे और देखेंगे क्या है और ये है वो है, तो पता चलेगा क्या हुआ है। बहरहाल ये बड़े अफसोस का वाक़या है। लाहौर के अंदर जनाब 55 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं उनको अब शट डाउन किया गया है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा जी कि हमने बहुत दिनों से हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो स्मॉग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन लाहौर के अंदर इतना ज़्यादा फैल गया जिसकी वजह से लोगों को सांस नहीं आ रही है, तो हमको पता चला है कि जो हमने 191 पिछले 4 दिन में इंडस्ट्रियल यूनिट्स किए थे उसके अंदर से जो 55 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो कोई भी रिक्विजिट इक्विपमेंट जो कि कंट्रोल करता है इन एमिशंस को वो इन्होंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, तो इसलिए इनको जो है 200,000 के पेनल्टीज़ भी दिए गए हैं और इनके यूनिट्स भी शट डाउन कर दिए गए हैं उस वक्त तक जब तक कि ये प्रॉपर इक्विपमेंट जो है नहीं करेंगे। इसके अलावा 266,000 जो हैं उसका फ़ाइन उन गाड़ियों के ऊपर लगाया गया है, जो गाड़ियाँ जो थी जो कि ये इंस्पेक्ट कर रहे थे। 423 कार्स जो इन्होंने इंस्पेक्ट की थी उसमें से 183 को जो चालान आया था, तो टोटल इनको फ़ाइन जो है वो 266,000 किया जा रहा है, क्योंकि ये भी धुआं छोड़ रही हैं गाड़ियाँ। और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है लाहौर की कि हमने फार्मर्स को भी बड़ा सख्त किस्म का वो नोटिस दिया, वो जो स्टबल जो बर्न करते हैं कि भाई वो जो आपने अब स्टबल नहीं बर्न करना, और अगर उन्होंने किया तो वो कहते हैं जी फार्मर्स को भी हम फिर जो है वो करेंगे, फाइन्स जो हैं वो देंगे, इसलिए क्योंकि लाहौर में स्मॉग बहुत बढ़ गया, लोगों का सांस लेना जो है बहुत मुश्किल हो गया। और जी कानिये वेस्ट जो कि अब अपने आप को जी कहते हैं जी, हमने आपको फ्राइडे को भी बताया था कि इनके ऊपर जो है इनके अकाउंट्स को काफ़ी जो है लॉकडाउन किया जा रहा है। आज और लॉकडाउन किया गया है क्योंकि अब ट्विटर और इंस्टाग्राम ने कहा है कि अब तो इनकी ट्वीट्स जो हैं एंटी सेमेटिक होती जा रही हैं, क्योंकि ये ज्यूज़ के अगेंस्ट हैं। इन्होंने कहा था, जी साहब ने कहा था कि आई विल गो सून गो डेथ कॉन्फ्रेंस 3 ऑन जूइश पीपल, तो यानी कि मैं उनके ऊपर एक जो है वो कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें मैं कहूँगा डेथ टू जूइश पीपल, तो उसके ऊपर इन्होंने जो है इनके बंद कर दिए हैं। तो जी साहब को बड़ा गुस्सा आया है, उन्होंने कहा जी कि ये ट्विटर और इंस्टाग्राम जो हैं दे आर टॉइंग विद मी, और ये जो हैं जो कोई भी इनके एजेंडा के खिलाफ बोलता है तो वो उसको ऐसे करते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम ने कहा है कि ये जो हमारी लाइंस हैं, पॉलिसी लाइंस हैं, उनके खिलाफ है। अगर आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं और एंटी सेमेटिक पोस्ट डालेंगे तो हम ज़रूर उनको बंद करेंगे। You are listening to WTOR